तो आज हम बायोटेक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा बायोटेक का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर हम बायोटेक का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर आएंगे, जो कि मेन है, और इसको हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड डीएनए टेक्नोलॉजी से पहले तक पढ़ रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पूरा हैंड रिटन नोट्स रहने वाला है। नोट्स के लिए नीचे कमेंट करें। बायोटेक्नोलॉजी, एक मिनट। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायो मतलब हमारे पास लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक। लिविंग चीज़ को यूज़ करने की टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। डील विद टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स फॉर यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन। मेनली ह्यूमन के लिए बात हो रही है यहाँ पे। जो हम ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स को यूज़ करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोटेक। तो ये पूरा 100% एनसीईआरटी के नोट्स रहने वाले हैं। अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे डल जाएगा। जैसे कि हमारे पास कर्ड है, ब्रेड है, वाइन है, जो कि माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। सबको तुम्हें पता ही होगा, तुम सबने पढ़ी होगी एनसीईआरटी। डिफेक्टिव जीन की करेक्शन करना, डीएनए वैक्सीन लेना, ये चारों चीज़ें किस में आती है? हमारी बायोटेक में। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है बीच में, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने बस ये एक डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की, कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनोलॉजीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब हम आते हैं आगे प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या देखेंगे कि जो हमारे पास वो वाली टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो वाली टेक्निक जिससे हम डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं। डीएनए आरएनए की चीज़ सीक्वेंस को या फिर किसी भी चीज़ को हम बेसिकली उनका कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे वो करेगा डिवाइड करके अपना फिनोटाइप करेगा चेंज। उस चेंज ऑल्टर डीएनए को जब वो चेंज हो जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद हम कहते हैं, आते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे। ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड सेल माइक्रोब इन लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ पे ओनली डिज़ायर्ड सेल लिखा हुआ है कि मान लो अगर हम कई बार सेल कल्चर लेते हैं, सेल कल्चर मीडिया लेते हैं, तो वहाँ पे अनवांटेड बैक्टीरिया भी आके ग्रो कर जाता है। लेट से हमने किसी और चीज़ को, हमने ई कोलाई को ग्रो कराना था, लेकिन वहाँ हमने कंटेनर बिल्कुल खाली रखा, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ पे कोई और बैक्टीरिया रह गया। हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बना रहे थे, लेकिन वो इसके लिए फेवरेबल ज़्यादा हो गई, ये तो डिवाइड कर नहीं पाए, लेकिन ये डिवाइड होता गया, तो हमारे तो सारा वेस्ट हो गया ना। तो ग्रोथ ऑफ ओनली डिज़ायर्ड सेल माइक्रोब मेनली यूकैरियोट सेल इन लार्ज क्वांटिटीज़ लाइक एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले उस एनसीईआरटी में लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नॉन। हम आज तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों ऑब्वियस है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि ऑब्वियस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें वेरिएशन मिलती है, जिससे ऑर्गेनिजम्स को अपने फ्यूचर में रहने में या फिर रहने में अच्छा भी हो सकता है, जो ज़्यादातर अच्छा ही होता है, और थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर उसके लिए प्रेफरेबल ही होता है, मतलब अच्छा ही रहता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, इसमें बहुत सिग्निफिकेंस है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखता है, उसके अंदर वेरिएशन नहीं होती, तो जेनेटिक मटेरियल जनरेशन आफ्टर जनरेशन बिल्कुल सेम रहता है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। उसके बाद जैसे हम पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करा करते थे, जैसे म्यूज और लाइगर, जैसे हम दो डिफरेंट एनिमल्स को मिला के ब्रीड स्पीशीज बनाया करते थे। इससे हमारा क्या होता था, मान लो हमारे पास एक गाय है, हम गाय कैसे बनाऊँ, गाय रफ सी गाय बना देते हैं। यार एक गाय तो नहीं लग रही, ये पूछ, ये टांग, ठीक है, ये गाय है, गाय तो नहीं लग रही, ऐसे भैंस लग रही है। ये भैंस है और ये है गाय, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसका जो वाइट कलर है ना, हम चाहते हैं कि जो इसका वाइट कलर है ना वो हमें मिले, और इसकी जो बढ़िया, मतलब जैसे खुखार सा लग रहा है ना मुंह से, तो खुखारनेस है ना, खुखारनेस, जो खुखारपन है वो हमारे अगले बच्चे में, तो हम इसका स्पर्म लेंगे और इसमें करा देंगे। लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो चाह रहे हैं कि वो आएगा ही आएगा? कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है।
क्योंकि क्या पता इसका जो हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे ना आए। हम चाहते हैं कि इसका वाइट कलर आए और इसका जो ये वाइट है लेकिन ये बीमार बहुत पड़ती है, ये ब्लैक है लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बीमार नहीं पड़ता। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चा हो वो ब्लैक वाइट हो और वो बीमार ना पड़े। तो उसके लिए हम उसके लिए अगर हम भैंस का स्पर्म लेके उसके अंदर डाल रहे हैं, यूट्रस में उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि जो हम चाह रहे हैं वही आए? कोई गारंटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या पता वो आ जाए, क्या पता वो ना आए। बच्चा ऐसा हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग तो बहुत है लेकिन उसके ऊपर ब्लैक पैचेस आ गए। बच्चा ऐसा हुआ लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो बिल्कुल वाइट हो गया। तो हमारे हिसाब से वो नहीं आ सकता। उसको ओवरकम करने के लिए उसकी तो फिर जो हम ये करा रहे थे टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जो हम चाह रहे थे कि ये आए, वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसका इसका कौन्स क्या था कि ये इंसर्शन ऑफ इनडिज़ायरेबल जीन्स, इनडिज़ायरेबल जीन्स हमारे उसके अंदर आ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसका हमें काम नहीं था उसको हम क्यों डिवाइड करवाएं। तो फिर उसके बाद उससे हमारे पास उससे बेटर आइडिया आया यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यूज़ हो उसके बाद हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र को पढ़ा। ये सारा कुछ आएगा विदाउट एनी टेंशन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो हमारा अनडिज़ायरेबल जीन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हमें जितना पार्ट डीएनए का चाहिए हम यहाँ से कट करेंगे, उसको प्लाज्मिड में आगे चलो वो बात की कहानी है। इसको बस ये बता देता हूँ, इसको यहाँ डाल देंगे, ये डिवाइड करेगा जल्दी जल्दी और फिर हम इसको निकाल लेंगे बस। इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी का पेज है। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तुम्हें पता है एक पीस की अहमियत क्या है जब वो एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जा रहा है? मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कल्ला नहीं कर सकता प्रोजेनी सेल्स के साथ, लेकिन अगर व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू अ जीनोम रेसिपिएंट, अगर हम इसी ऐसे जीन में डाल दें कि जहाँ पे डिवाइड हो रहा है डीएनए, बार बार प्लाज्मिड डिवाइड हो रहा है, उसको हम वहाँ पे इंसर्ट कर दें। मान लो ये डीएनए हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ताकि वो लगातार रेप्लिकेट हो सके, क्योंकि अगर वो इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग द होस्ट डीएनए, क्या पता मल्टीप्लाई और होस्ट डीएनए के साथ उतरे, बिकॉज जो एलियन पीस है ना डीएनए का वो क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा अगर वो उसके अंदर ऐड हो गया, तो जिसके पास एबिलिटी तो है ही रेप्लिकेट करने की। तो इन आ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तुमने एमबीआई में ही पढ़ा है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यहीं से शुरू होती है। Therefore, the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosomes which has a specific sequence known as। ये डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए उस एलियन डीएनए में, मस्ट है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जो सीक्वेंस है ना ये उसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो ये लिंक ही नहीं होगा उसके साथ। दस an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल कॉपीज आइडेंटिकल ऑफ एनी टेम्पलेट जीएनए। कोई भी टेम्पलेट जीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज। टेम्पलेट जीएनए में इधर ये नहीं है कि पुराना डीएनए है, इसके अंदर हमने अपना जो डिज़ायरेबल जीन है वो हमने इंसर्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो इसके बाद construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding biotic resistance। हाँ, सबसे पहले हमने जीन किसने किया था? नेटिव प्लाज्मिड में किया था, सेल्मोनिना टाइफीम्यूरियम में। किसने किया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने एकम्प्लिश किया था 1972 में, जिन्होंने आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड था जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उसको इन्होंने कट कर लिया था जो कि रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। ये कट की पॉसिबल कैसे हुआ? एक मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस एंजाइम की वजह से इन्होंने इसको काटा 1972 में एंड आगे अपना काम किया। तो अब जो पीस ऑफ डीएनए है और प्लाज्मिड है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दीज प्लाज्मिड डीएनए। जो ये बनने के बाद इनका प्लाज्मिड डीएनए बनेगा एट द एंड। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स बाय ट्रांसफरिंग पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। दीज प्लाज्मिड डीएनए, जो भी ये डीएनए बनेगा वो वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ा था कि मलेरिया हो रहा था तो वहाँ पे दो वेक्टर था जो ट्रांसफ़र कर रहा था अपने सलाइवा से। तो यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र की तरह काम करेगा ये प्लाज्मिड डीएनए। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक जीन एंड विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद। हाँ, जो ये लिंकिंग हो रही है ना, लिंकिंग सिर्फ डीएनए लाइगेज की वजह से ही हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम कि डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज हमारे पास मॉलिक्यूलर
एक मिनट, मोलेक्युलर ग्लू, मोलेक्युलर ग्लू कहते हैं हम डीएनए लाइगेज को। तो उसके बाद क्रिएटिंग सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। इससे हमारा क्या हुआ, जब डीएनए लाइगेज लगने के बाद वो रेडी हो गया तो हमारा ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने वाला डीएनए रेडी हो गया। रेप्लिकेटिंग डीएनए सर्कुलेटेड इन वीवो एंड नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो ये डीएनए लाइगेज को यूज़ करने के बाद डीएनए बना, इसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम इस डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे ई कोलाई में। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। ई कोलाई में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए। ठीक है, ये रेप्लिकेट कर सकता है न्यू होस्ट के डीएनए के साथ। किसके साथ? यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक जीन एंड मेक मल्टीपल कॉपीज इन ई कोलाई was called cloning an antibiotic resistant gene in E. coli। लास्ट में ये लिखा हुआ है यू कैन हेंस। बेसिकली हमारे तीन बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम डीएनए की विद डिजायरेबल जीन। इंट्रोडक्शन करते हैं हम आइडेंटिफाइड डीएनए को। आइडेंटिफाइड डीएनए हमें जो सा चाहिए, जैसे हमारे केस में था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला। इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उस डीएनए को मेंटेन करके रखना जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है, और इसके बाद उसको ट्रांसफ़र कराना प्रोजेनी में। तो यही था हमारा बायोटेक का पहला पार्ट। हमने मात्र 12 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से डिटेल में पूरा समझ लिया है। ऐसे ही 12-12 मिनट की 2 वीडियो और आएंगे। इसके अंदर तुम्हारा 36 मिनट में बायोटेक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर कहोगे तो उसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी आ जाएगी। तो फिर चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अगला लेक्चर चाहिए तो अभी से जाके कमेंट कर दो। बाय फॉर नाउ। और अगर ये चैप्टर चाहिए कि मैं शॉर्ट में करा दूँ, मैं एक शॉर्ट में भी करा दूंगा इसको। एक 3 मिनट की शॉर्ट में भी पूरा चैप्टर करा सकते हैं। इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटे फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके बाय। अगर ये वाला भी छोटे फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट कर दो शॉर्ट फॉर्मेट बस। ओके बाय।